तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं संविधान सभा। देखिए संविधान सभा क्या था, संविधान क्या था और संविधान सभा की मांग कैसे हुई, संविधान सभा बना कैसे, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो वह अपने अनुसार शासन करते थे, लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उसे एक संविधान की ज़रूरत थी। संविधान क्या था? संविधान एक नियम का किताब था जो कि इतने विशाल देश को, इतने बड़े विशाल देश को चलाने के लिए नियम और कानून की आवश्यकता थी, क्योंकि बिना नियम के इतने बड़े देश को चलाया नहीं जा सकता। इसलिए हमारे देश को संविधान की आवश्यकता थी, तो संविधान सभा की मांग हुई। देखिए हम जानेंगे कि संविधान सभा क्या था। सबसे पहले हमें ये जाने कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके मन में आया। तो आइए हम शुरू करते हैं संविधान सभा। देखिए संविधान सभा, पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे संविधान सभा की पृष्ठभूमि और मांग। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संविधान सभा की मांग किसने की। सबसे पहले देखिए 1934 में सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले एम.एन. राय को आया। सबसे पहले किसके मन में विचार आया? 1934 में एम.एन. राय ने यह विचार दिया कि संविधान सभा भी होना चाहिए और वह संविधान सभा भारत का संविधान बनाएगा और उस संविधान के अनुसार भारत का संचालन होगा। आप समझ पा रहे हैं? देखिए मैं फिर बता रहा हूँ कि संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1934 में एम.एन. राय ने किया, यानी कि सर्वप्रथम एम.एन. राय के विचार में यह संविधान सभा की बात आई और वह एक वामपंथी आंदोलन के प्रेरणा थे। वामपंथी आंदोलन का मतलब आप कह सकते हैं एक समाज सुधारक थे वो। ठीक है, आगे आइए। 1935 में आधिकारिक मांग हुआ। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार आधिकारिक रूप से एक संविधान सभा के गठन की मांग की। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 1885 में हुई थी, ये सभी लोग जानते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में और स्वतंत्रता आंदोलनों में ये लोग चल रहे थे और देश को आज़ाद कराने के लिए इस पार्टी को बनाया गया था। ठीक है, 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से एक संविधान सभा की मांग की। मांग किससे की? अंग्रेजों से। संविधान सभा की मांग अंग्रेजों से की। अब देखिए 1938 में वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार क्या था? 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप, बाहरी हस्तक्षेप का मतलब ये था कि बिना अंग्रेजों के हस्तक्षेप या किसी अन्य देशों के बिना हस्तक्षेप के। वयस्क मताधिकार का मतलब था जो मैच्योर लोग थे, अभी जो 18 के ऊपर लोग हैं उन्हें मत देने का अधिकार है, वैसे ही वयस्क लोगों के मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा बनाई जाएंगी। जो भारत के वयस्क लोग थे उनके द्वारा जो लोग चुनेंगे वो लोग संविधान सभा बनाएंगे और वो लोग संविधान सभा में बैठेंगे और वो लोग संविधान बनाएंगे। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ कि संविधान सभा का सबसे पहली बार विचार 1934 में एम.एन. राय ने किया और यह वामपंथी आंदोलन के प्रेरणा थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह आधिकारिक रूप से मांग की संविधान सभा का। ठीक है, संविधान सभा के गठन का। और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का संविधान बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी बाहरी दबाव के और वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बनाई जाएगी। आप समझ पा रहे हैं? देखिए अब हम आगे चलते हैं। आगे 1940 में अगस्त प्रस्ताव। 1940 में क्या हुआ? 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया और अगस्त प्रस्ताव में क्या था आइए हम जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव में था ब्रिटिश सरकार सैद्धांतिक रूप से इस मांग को स्वीकार किया और जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। अभी आपको बताया कि सभी लोग संविधान सभा की मांग कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव के नाम से एक प्रस्ताव दिया और उसमें बताया कि हम आपकी मांग को स्वीकार करते हैं। फिर 1942 में एक क्रिप्स मिशन आया। उसमें क्या था? सर स्टीफन क्रिप्स एक
प्रारूप प्रस्ताव लेकर भारत आए। मुस्लिम लीग ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि वे भारत को 2 हिस्सों में बाँटना चाहते थे। देखिए, जब ये 1942 में प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव में यही था ना कि जो विश्व युद्ध दूसरा चल रहा था, उसके बाद आप लोग उनका कहना था कि विश्व युद्ध जो दूसरा चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा है, उसके बाद आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं, संविधान बना सकते हैं। उसके बाद से, युद्ध के बाद से आपको स्वतंत्र कर दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले ही भारत के लोग चाहते थे कि मेरा पहले ही संविधान बन जाए, और जो पाकिस्तान, जो मुस्लिम लीग थे, वो चाहते थे कि एक पाकिस्तान अलग से बन जाए। तो वो पहले ही इसको खारिज कर दिया, उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वो अलग होना ही चाहते थे पहले से ही, ठीक है। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन में क्या था, देखिए कैबिनेट मिशन, अंततः कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। देखिए 1946 में क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया। इस मिशन में 3 सदस्य थे। 3 कौन कौन से थे, देखिए लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफन क्रिफेस और ए.वी. अलेक्जेंडर, ये तीनों लोग अंग्रेज थे। और इसमें 1946 के कैबिनेट मिशन में इसके तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया और इसमें ये तीनों अंग्रेज लोग शामिल थे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम ये जानेंगे कि संविधान सभा का गठन और संरचना, संविधान सभा का गठन और हम संरचना जानेंगे, ठीक है। आइए हम जानते हैं। देखिए नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। और ये अभी हमने आपको बताया है कि 1946 नवंबर 1946 कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन हुआ। और इसकी मुख्य विशेषता निम्न है। अब जानिए विशेषता क्या थी। देखिए कुल सदस्य संख्या कितनी थी, संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी, तो 389 सदस्य संख्या थी। 389 सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या थी। लेकिन जब 292 सदस्य संख्या कहाँ से थे, ब्रिटिश प्रांत से थे। अब ये कहेंगे आप ब्रिटिश प्रांत क्या होता है, 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे। ब्रिटिश प्रांत का मतलब ये होता है ना कि जो उस समय का भूभाग ब्रिटिशों के, अंग्रेजों के अधिकार में था, जितना वहाँ का भूक्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में था ना, उन क्षेत्रों से 292 लोगों को चूज किया गया था। 292 लोगों को क्या किया गया था, चूज किया गया था, ठीक है, जो अंग्रेजों के अधिकार में भूक्षेत्र थे। और जो देसी रियासत में थे, जो देसी रियासत का मतलब होता है जिनके राजा स्वतंत्र थे, खुद राज करते थे, उनमें से 93 सदस्यों को चुना गया था संविधान सभा में। और 4 मुख्य आयुक्त प्रांत के लोग थे, ठीक है। उसके बाद सीटों का आवंटन, देखिए, और जो ये सीटों का आवंटन हुआ था ना, तो प्रत्येक और देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात सीटों आवंटित की गई थी। जैसे कि एक सीट बांटा गया था 10 लाख लोगों के बीच। मतलब कि अभी जो विधायक होते हैं, तो एक विधायक के अंडर में 10 लाख लोग होते हैं, ठीक है। 10 लाख लोग होंगे तो एक विधायक वहाँ का होगा, ठीक है। वैसे ही उस समय 10 लाख लोगों के अंडर में एक व्यक्ति को चूज किया गया था, ठीक है। वैसे टोटल व्यक्तियों को यहाँ आपको बताया हूँ 389 लोगों को चूज किया गया था। 292 जो थे वह कहाँ से थे, तो 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, जो ब्रिटिशों के अंडर में जो भूक्षेत्र आता था। और 300 देसी रियासतों थे जो वहाँ के राजा थे। और 4 मुख्य आयुक्त थे। समझ में आया ये बात। और एक सदस्य के नीचे 10 लाख लोग, मतलब 10 लाख लोग में एक व्यक्ति को चूज किया गया था, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं क्या हुआ था, ठीक है। अब देखिए, अब समुदायों में विभाजन देखिए क्या था। ब्रिटिश प्रांत को दी गई सीटों मुख्य रूप से 3 समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के आधार पर बांटी गई थी। जो ब्रिटिश प्रांत की सीटें थी ना, जो ब्रिटिश प्रांत की सीटें थी, जिसे मैंने बताया था टोटल सीटें कितने थी, 292 सीटें जो थी वो ब्रिटिश प्रांतों से थी। तो 292 सीटों का क्या था, वह मुस्लिम, सिख और सामान्य लोगों में बांटा गया था। अब देखिए चुनाव प्रणाली क्या था। चुनाव प्रणाली था कि यह सभा आंशिक
आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली द्वारा चुने गए थे। हमने आपको बताया कि जो उस समय के चुनाव हुए थे, यह सभा आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार द्वारा चुनी गई थी। मतलब ये लोगों के द्वारा नहीं चुनी गई थी, ये ऐसे ही मतलब चुनकर वहाँ बैठा दिया गया था। अब आगे देखिए विभाजन के बाद बदलाव। देखिए विभाजन के बाद क्या बदलाव हुआ। 1947 में भारत के विभाजन माउंटबेटन योजना के बाद पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बनाया गया। ये सभी लोग जानते हैं कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तब पाकिस्तान अलग हो गया था और हिंदुस्तान अलग हो गया था। तो पाकिस्तान अपना संविधान अलग बनाया और हम अपना संविधान अलग बनाए। इसके कारण भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य घटकर 299 हो गए थे। देखिए 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके पहले ही पाकिस्तान अलग हो गया था। पाकिस्तान अपना संविधान अपना बनाया और हम अपने संविधान बनाए। तो जब हम दोनों लोग अलग हुए तो यहाँ इंडिया में मतलब कि भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 299 हो गई थी। उस समय कितना थी, 389 थी, लेकिन उससे घटकर अब 299 हो गई थी क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया था। तो कुछ सदस्य उधर चले गए थे। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे क्या हुआ। देखिए भारतीय संविधान की, देखिए आइए जानते हैं संविधान सभा की कार्य प्रणाली और महत्वपूर्ण बैठकें। सबसे पहले हम जानेंगे कि उनकी महत्वपूर्ण बैठक क्या थी। संविधान सभा की सबसे पहली बैठक हुई थी, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान की सबसे पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। मुस्लिमों ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, बहिष्कार किया था। इस बैठक में केवल 211 सदस्य ने ही भाग लिया था, केवल 211। ये जो पहला जो बैठक हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसमें केवल 211 लोगों ने क्या किया था, भाग लिया था। और इसमें मुस्लिम लीग ने क्या किया था, इसका बहिष्कार किया था। इस बैठक का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, याद रखिएगा। देखिए और उसके बाद से ये जो बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। इसी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और यह अस्थायी अध्यक्ष किस अनुसार चुने गए थे, तो फ्रांस की जो प्रथा थी, फ्रांस के प्रथा एक थी कि जो वरिष्ठ लोग थे उनको अध्यक्ष बना दिया जाता था, जो सबसे सीनियर लोग होते थे। तो उन्हीं के अनुसार देखिए अस्थायी अध्यक्ष फ्रांस के प्रथा के अनुसार सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। आपने समझ में आया आपको। हमने कहा कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। उस बैठक में 211 सदस्य ही भाग लिए थे। उस समय मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और ये पहली बैठक थी, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अब देखिए इस बैठक में अस्थायी सदस्य चुने गए थे, जो कि फ्रांस की प्रथा एक थी, होती है, जो सबसे वरिष्ठ होते हैं सभा में उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। तो उस सभा के सबसे वरिष्ठ थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आगे आइए देखिए, अब देखिए 11 दिसंबर 1946 को ये हमारा दूसरा बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। समझ में आया। मैंने कहा कि 9 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 11 दिसंबर जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। आगे आइए उपाध्यक्ष। आप देखिए आपने अस्थायी अध्यक्ष देखा, आपने अस्थायी अध्यक्ष देखा और उपाध्यक्ष देखिए। उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी को चूज किया गया था और वीटी
कृष्ण कृष्णाचारी को चुना गया था। ठीक है, संविधान सभा के दो लोग क्या थे, संविधान सभा के दो लोग उपाध्यक्ष थे, दो लोग उपाध्यक्ष थे। अब देखिए संवैधानिक सलाहकार कौन था, संवैधानिक सलाहकार सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार माना गया था या बनाया गया था। आप इस बात को याद रखिएगा। संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा का कानूनी रूप से संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। किसको, BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का कानूनी रूप से संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। आइए हम आगे देखते हैं आगे कैसे क्या था। चलिए शुरू करते हैं। उद्देश्य क्या था, अब देखिए उद्देश्य प्रस्ताव, एक प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, उसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस संविधान की संरचना के मूल सिद्धांत और दर्शक को रेखांकित करता है। ठीक है, देखिए कब इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने कब उद्देश्य प्रस्ताव रखा, तो 13 दिसंबर 1946 को ये तीसरा बैठक था। पहला बैठक 9 को हुआ था, दूसरा बैठक कितने को, 11 को, और तीसरा बैठक 13 को हुआ था। आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा। अब देखिए 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को क्या कर दिया गया था, इस प्रस्ताव को सर्वसम्मानित स्वीकार कर लिया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के आधुनिक भारत संविधान का प्रस्ताव बना, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें इस प्रस्ताव में, उद्देश्य प्रस्ताव में भारत की संप्रभुता की मांग की गई थी, बात कही गई थी लोकतांत्रिक शासन की, संघीय राज की, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और जनजातियों के अधिकारों की रक्षा की, और विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात कही गई थी। इसे आप पढ़ते रहिएगा। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब बढ़ेंगे स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा क्या परिवर्तन था, देखिए स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा को की स्थिति में 3 बड़े बदलाव किए। हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा की स्थिति में 3 बड़े बदलाव किए। क्या क्या बदलाव किए, पूर्ण संप्रभुता निकाय। ठीक है, देखिए क्या था पहला, पूर्ण संप्रभुता निकाय, सभा को पूरी तरह से संप्रभु बनाया गया, जो अपनी इच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। हमने कहा कि इसमें 3 बदलाव हुए। पहला बदलाव पूर्ण संप्रभुता निकाय, इसमें ये था, बस यही बात थी कि जो सभा को चुना गया था, उस सभा के लोग अपनी इच्छा से कोई भी संविधान क्या कर सकते थे, बना सकते थे, मतलब किसी भी बाहरी लोगों का दबाव नहीं था। अब देखिए मुस्लिम लीग की विदाई क्या, पाकिस्तान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए थे। ये जाहिर सी बात है कि मुस्लिम लीग की जो विदाई थी, जो पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते थे, वो चले गए थे, उनकी विदाई हो गई थी। जब यह संविधान सभा के रूप में मिली तो अध्यक्ष, देखिए अब देखिए जब ये संविधान सभा के रूप में मिलती थी, संविधान सभा के, तो उस समय अध्यक्ष हम राजेंद्र प्रसाद को बनाते थे। जब सभी लोग संविधान सभा के रूप में मिलते थे तो उस समय अध्यक्ष किसको बनाया जाता था, राजेंद्र प्रसाद को। और जब यह विधायकी के रूप में मिलते थे तो उस समय क्या करते थे, अध्यक्ष हम GV मालवरकर को बनाते थे। आप समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये था कि विधायिका का मतलब कोई कानून बनाना था। ठीक है, तो उस समय GV मालवरकर को हम अध्यक्ष बना देते थे, और GV मालवरकर थे वो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। आप इस बात को याद रखिएगा, GV मालवरकर स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे, लोकसभा अध्यक्ष थे। अब देखिए विधायिका के रूप में कार्य संविधान सभा का एक विधायिका निकाय भी बन गई। अब देखिए इसके 2 अलग अलग कार्य थे, पहला था संविधान बनाना और देश के लिए समान कानून लागू करना। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए, आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि संविधान सभा के अन्य महत्व कार्य देखिए, संविधान सभा के अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या थे आइए जानते हैं। देखिए, संविधान निर्माण के अलावा सभा ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए। कौन कौन से? मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को का सत्यापन किया गया था। राष्ट्रमंडल में क्या हुआ था, आप इस बात को याद रखिएगा। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में क्या किया गया था, भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था। उसके बाद 22 जुलाई को, ये बात याद रखिएगा, राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था। 22 जुलाई को तिरंगा को राष्ट्र ध्वज अपनाया गया था, 22 जुलाई को। ठीक है, याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा हुई है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, राष्ट्रगान को अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को किसको, राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था, राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसके रूप में चुना गया था, राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, अब संविधान निर्माण का समय, लागत, क्या क्या हुआ था, कितना समय और कितना लागत लगा था, उसमें हम जानते हैं। ठीक है, कितना समय और कितना लागत लगा था वो हम जानते हैं। संविधान निर्माण का समय और लागत, देखिए ये संविधान निर्माण का समय है और लागत है। अब देखिए कुल समय कितना लगा था, संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था संविधान को बनाने में। ठीक है, अब आगे आइए। ठीक, सत्र और देश, देखिए संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए और संविधान निर्माण के लगभग 60 संविधान निर्माण ने लगभग 60 देशों का संविधान का अवलोकन किया था। मतलब कि 60 देशों के संविधान को क्या किया था इन्होंने, 60 देशों के संविधान को इन्होंने पढ़ा था, उसके बाद से संविधान को बनाया था। अब देखिए कुल खर्च कितना आया, ये हम देखते हैं। कुल खर्च आया, संविधान के प्रारूप में 114 दिन तक विचार हुए और इसे बनाने में कुल खर्च 64 लाख रुपए आए थे। अंतिम बैठक की बात हम करते हैं। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी इसी दिन, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। हालांकि इसके बाद यह 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव, 1951-52 में आम चुनाव हुए थे। इसके बाद बनी संसद तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी। अब देखिए पहले जो हम लोग संविधान सभा कह रहे थे, वही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को और उसके बाद से 26 जनवरी 1950 से और चुनाव हुआ था 1951-52 में। उस समय से वही सभा में जो चुने गए थे लोग, वही जगह उसमें हम क्या कह दिए, उसे हम संसद या अंतरिम संसद के नाम से जानने लगे और वह वहीं से कार्य अपना शुरू कर दी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां जानेंगे। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां क्या थी, ठीक है, आइए जानते हैं। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटाने के लिए कई समितियों का गठन किया। इससे 8 बड़ी समिति और बाकी छोटी समिति बनाई गई थी। हम बड़ी समिति, जो मुख्य समितियां हैं उसको जानेंगे। देखिए पहला संघ समिति, पहला क्या थी, संघ समिति, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाई गई थी। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू को। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल को और प्रांतीय समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। उसके बाद से मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों और जनजाति क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार पटेल को और प्रक्रिया नियम समिति बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और राज्य के लिए समिति बनाई गई थी जवाहरलाल नेहरू को और संचालन समिति बनाई गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आइए और हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे
प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। प्रारूप समिति जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसमें था क्या, इतनी महत्वपूर्ण थी, आइए जानते हैं। ठीक है, प्रारूप समिति जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है। प्रारूप समिति का गठन, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इस नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इस नए संविधान की जो तैयार करने की जिम्मेदारी थी इस प्रारूप समिति को सौंपी गई थी, जिसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसके सदस्य संख्या थे, इनमें कुल 7 सदस्य थे जिनका नाम निम्नलिखित है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इन्हें भारतीय संविधान सभा का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। ठीक है, अब देखिए इस 7 सदस्य जो थे उनका नाम यहाँ दिया गया है। N. गोपालाचारी अयंगर और अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और उसके बाद N. माधवराव। इन्होंने B.L. मित्र की जगह, जिन्होंने स्वास्थ्य कारकों से इस्तीफा दिया था, ये इस्तीफा दे दिए थे हेल्थ गड़बड़ होने की वजह से, तो T.T. कृष्णमाचारी, इन्होंने 1948 में D.P. खेतान की मृत्यु के बाद इन्होंने जगह ले लिया था। ठीक है, अब आगे आइए, जानेंगे संविधान का प्रभाव में आना। जब संविधान प्रभाव में आया, हमारा जब संविधान बनकर तैयार हो गया था, हमारा जब संविधान था वो बनकर तैयार कब हुआ था, 26 जनवरी 1949 में संविधान को अपना लिया गया। और उस समय क्या हुआ था, 26 नवंबर में क्या हुआ था, बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर को ही हमारा संविधान क्या हुआ था भैया, बनकर तैयार हो गया था। तो फिर उसमें हुआ यूँ कि जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, तो इन दिन संविधान सभा द्वारा पारित संविधान पर नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद और अस्थायी प्रावधानों से जुड़े कुछ अनुच्छेदों को तुरंत लागू किया गया था। जैसे हम बता रहे हैं कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, 1950 में, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में पूर्ण रूप से लागू हुआ था। लेकिन जब ये बनकर तैयार हुआ था ना, तो कुछ अनुच्छेदों को, कुछ नियमों को उसी समय लागू कर दिया गया था। जैसे कि नागरिकता, यहाँ लिखा हुआ है, नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद और अस्थायी प्रावधानों से जुड़े कुछ अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया गया था ताकि देश को चलाने में आसानी हो। अब देखिए दूसरा हम जानेंगे कि दूसरा क्या है। दूसरा यह संविधान की मूल संरचना। संविधान की क्या है भैया, मूल संरचना। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया, तब इसमें निम्नलिखित संरचना थी। पहली संरचना क्या थी, तो पहली संरचना थी एक प्रस्तावना, दूसरी थी 395 अनुच्छेद और तीसरी 8 अनुसूचियाँ थी। देखिए, प्रस्तावनाओं को पूरी संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था। ये जो प्रस्तावना थी, इसको पूरा संविधान जब बन गया था उसके बाद इसको लागू किया गया था। अब देखिए 26 जनवरी 1949 को, उस 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ, संविधान पूर्ण रूप से क्या हुआ था, लागू हो गया था। संविधान के विशेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इन दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में जाना जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं। अगला देखिए 26 जनवरी को ऐतिहासिक महत्व। देखिए 26 जनवरी को ऐतिहासिक महत्व क्या था। 26 जनवरी को ऐतिहासिक महत्व यह था कि इस दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 के संकल्प के बाद पूर्ण स्वराज, क्या भैया, पूर्ण स्वराज मनाया गया था। इसी ऐतिहासिक दिन को यादगार करने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और भारत एक संप्रभुता लोकतांत्रिक गणराज्य बना। आपको समझ में आया कि क्यों हम क्या करते हैं, कि क्यों हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपको बताया था कि पूर्ण स्वराज की घोषणा ही हो गई थी 1930 से 29 से, तो उसी समय से क्या हुआ, दिसंबर 1929 से ही हमारा पूर्ण स्वराज की घोषणा हो गई थी। इसीलिए 26 जनवरी 1950 से हम 50 को हमारा संविधान लागू हुआ और उसी समय से हम क्या करते हैं, उसी समय से हम गणतंत्र दिवस के रूप में उस दिन को मनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण क्या था, वन लाइन तथ्य थी, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हम आपको जानकारी दे देते हैं कि कैसे क्या था ये सब चीज़ें। तो आइए जानते हैं। हाथी जो थी, हाथी को हम क्या किए थे, हाथी को संविधान सभा ने हाथी को क्या बनाया था, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में बनाया गया था। संविधान सभा के प्रतीक मुहर के रूप में हाथी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का उस समय मुहर था। सर बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बी एन राव क्या थे भैया, संवैधानिक सलाहकार थे, जो मैं आपको बताया। एच बी आर अय्यर जो थे संविधान सभा के सचिव नियुक्त हुए थे। कौन, एच बी आर अयंगर। ठीक है। एल एन मुखर्जी जो थे संविधान सभा के क्या थे, मुख्य प्रारूपकार थे ये। और प्रेम बिहारी नारायण राय चाहता ने भारतीय संविधान के मूल सुलेख थे। उन्होंने मूल संविधान को सुंदर इटैलिक शैली में अपने हाथों से लिखा था। प्रेम बिहारी जी ने अपने हाथों से संविधान को क्या किया था, लिखा था। नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा जो थे शांति निकेतन के, इन कलाकारों ने संविधान के मूल संस्करण को सौंदर्यकृत और अलंकृत किया था। प्रस्तावना वाले पृष्ठ को राम मनोहर सिन्हा ने सजाया और हस्तांतरित किया। वाह, इन्होंने क्या किया था, संविधान के पेजों को, पृष्ठों को सजाने का काम किया था। वसंत कृष्ण वैद्य जो थे, इन्होंने मूल संविधान के हिंदी संस्करण सुलेख किए, जिन्हें नंदलाल बोस द्वारा खूबसूरत से सजाया गया था। ये जो थे वसंत कृष्ण वैद्य जो थे, वह हिंदी में क्या किए थे, ट्रांसलेट किए थे संविधान। अब संविधान सभा समाप्त हुआ। थैंक्स। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगले वीडियो से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।